बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड प्रॉपर्टीज एंड एब्जॉर्प्शन ट्रेंड्स। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि ये जो मुख्तलिफ एब्जॉर्प्शनल फ्रीक्वेंसीज हैं वो बॉन्ड की प्रॉपर्टीज यानी बॉन्ड की नेचर पे कैसे डिपेंड करते हैं। तो पीछे अभी हम डिस्कशन पिछले लेक्चर्स में कर रहे हैं कि हर बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट है। बॉन्ड की जो बॉन्ड आपके से बॉन्ड एनर्जी कह लें वो हर बांड की दूसरे बांड से मुख्तलिफ है। तो बांड एनर्जी मुख्तलिफ होने की वजह से फिर उनको वाइब्रेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वो भी हर एक को मुख्तलिफ चाहिए। और फिर वो एब्जॉर्प्शन भी मुख्तलिफ शो करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर शो करते हैं। अब ये जो बॉन्ड की प्रॉपर्टीज हैं यानी बॉन्ड कितना मजबूत है कितना कमजोर है, इसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं और उनको हम फार्मूले की शक्ल में मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हैं। तो वो इस टॉपिक के नीचे हम बात करते हैं कि बॉन्ड की प्रॉपर्टीज का एब्जॉर्प्शन ट्रेंड के ऊपर इफेक्ट तो है, लेकिन वो किस तरह है, किन फैक्टर्स के थ्रू है, उसकी हम डिस्कशन करते हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, पहली बात तो ये कि जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है और मास ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, ये बॉन्ड की मजबूती और जो एटम्स जुड़े हुए हैं उनकी मास, ये दोनों चीजें आपकी एब्जॉर्प्शनल जो फ्रीक्वेंसी है उसको अफेक्ट करते हैं। बॉन्ड की स्ट्रेंथ का तो आपको अंदाजा हो गया होगा। मास से मुराद यही है कि जितनी मास ज्यादा होगी उतना वो एटम का साइज बड़ा होगा। ऐसे है ना, जैसे एक एक ही ग्रुप में देख लें, फ्लोरीन की मास थोड़ी है, एटॉमिक नंबर उसका आपको पता है 9 है और मास उसकी 19 के करीब है। और आयोडीन को देख लें जो 127 उसकी मास है, तो उसका साइज भी बड़ा है उसी ग्रुप के अंदर। तो मास ज्यादा होने का मतलब साइज बड़ा। ठीक है, तो बड़ा साइज होगा तो आप कहेंगे सर बड़ा साइज है तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ तो फिर बड़ी हो जाएगी, तो फिर वो जो वैलेंस शेल से न्यूक्लियस तो दूर हो गया, तो फिर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इतनी कम उसके ऊपर मजबूत नहीं रहेगी, तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो तो कमजोर हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। ठीक हो गया। तो मासेस, लिख हम बात मास की शक्ल में कर रहे हैं लेकिन अंदर रिलेशनशिप उसी के साथ है। किसके साथ? बॉन्ड की मजबूती के साथ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ के साथ। ठीक हो गया। तो पहली बात तो ये आ गई कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और मासेस दोनों आईआर को इफेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। और ये उसकी एग्जांपल भी आगे उसने वो स्प्रिंग की मिसाल लेके दी है जो पीछे भी हमने डिस्कस किया था। एक स्प्रिंग पे दो बॉल्स जुड़ी हुई हो तो उसी को आप समझ रहे हैं। ठीक है। और उसी के फिनोमेना को अगर हम यहाँ अप्लाई कर लें तो उसकी जो ऑसिलेशन, वो जो ऑसिलेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन शो कर रहा है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एच न्यू ऑसिलेशन, उसकी जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आपने ज्यादा वाइब्रेट करवाना उतनी आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसी पे हुक्स लॉ आपने पढ़ा होगा, वो स्प्रिंग से जुड़े हुए दो एटमों के ऊपर अप्लाई होता है ना, और उसका ये फार्मूला भी हम ड्राइव करते हैं कि न्यू बार यानी उसकी ये वेव नंबर जो है वो 1/2 पाई सी, सी से मुराद वेलोसिटी ऑफ लाइट है, के से मुराद फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, और म्यू से मुराद रिड्यूस्ड मास। के को हम क्या बोलते हैं? ये फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट का किसके साथ ताल्लुक है? स्टिफनेस के साथ यानी मजबूती के साथ। बाण कितना मजबूत होगा उतनी उसका ये फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी होगी, जितना वो कमजोर होगा उतनी उसकी एफ ये फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू भी छोटी होगी। और म्यू से मुराद रिड्यूस्ड मास है, वो कैसे निकालते हैं? वो m1m2/m1 + m2 इस फार्मूले से निकालते हैं। अब इसमें वही बात जो हमने अभी की कि सर मास जब ज्यादा होगी, M1 या M2, दो M1 M2 से मुराद वो दो एटम है जो एक बांड के दोनों सिरों पे मौजूद हैं, उन्हीं को M1 M2 कह रहे हैं। तो वो जो मासें जितनी ज्यादा होंगी उतना आप कहेंगे सर एटम का साइज बढ़ा तो उसकी बांड स्ट्रेंथ तो कमजोर हो जाएगी, यानी उसका जो ये वेव नंबर है जो उसको फ्रीक्वेंसी चाहिए वो तो फिर इतनी ज्यादा नहीं चाहिए होगी। ठीक हो गया। तो इसलिए ये रिलेशन भी यहाँ ये बता रहा है कि म्यू के ये उल्ट है और के ये डायरेक्टली है। जितना के ज्यादा, बांड की मजबूती ज्यादा, के की वैल्यू ज्यादा, उतना वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसको चाहिए, ज्यादा आईआर की एनर्जी वाली आईआर रेडिएशन वो जज़ब करेगा, और स्पेक्ट्रम के अंदर भी वो बड़े वेव नंबर पे उसकी पीक आएगी। और म्यू जितना बड़ा होगा उतना ये वेव नंबर छोटा होता जाएगा,
वेव नंबर की जो वैल्यू है वो छोटी वैल्यू पे वो पीक शो कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो आप कहेंगे सर मासेस में तो ये ज्यादा हो रही है तो म्यू की वैल्यू बड़ी, लेकिन नीचे भी तो M1 M2 है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं मास ज्यादा हुई तो म्यू कैसे ज्यादा हो गया? ठीक हो गया। तो हम ऐसे कहते हैं ना, जैसे ये मल्टीप्लाई में आंसर ज्यादा बड़ा होता है, प्लस करने में आंसर इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता। जैसे देखें ना, 4 4 और 2 हो, तो 4 और 2 को करेंगे तो 8 है, और नीचे क्या है, 4 + 2 6 है। 8 और 6 करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अ, ये 4 और ये भी 4 हो, तो 4 4 को करेंगे तो 16, और नीचे 4 4 करेंगे तो 8। 16 और 8 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब पहले एक 4 था और एक 2 था, तो आंसर 1 पॉइंट समथिंग आ रहा था, और अब आपने वो 2 को मास बढ़ा के 4 कर दिया है, तो अब आंसर 2 हो गया। तो यानी जैसे जैसे आप मास बढ़ाते जाएंगे, आंसर आपका बड़ा, ये म्यू की वैल्यू बड़ी ही होती जाएगी, क्योंकि नीचे वाला फैक्टर प्लस है, वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं होना जितना ऊपर वाले ने बड़ा होना है, और ओवरऑल रिजल्ट ये निकलना है कि म्यू की वैल्यू ज्यादा ही होती जाएगी एम के बढ़ने से, और म्यू ज्यादा होगा तो फिर ये न्यू बार जो है वो छोटा होता जाएगा। ये ठीक हो गई। तो ये 3 4 ये एमसीक्यू के तौर पे भी पॉइंट आपने रिलेशनशिप जो है ना वो ध्यान में रखने हैं, किसके वो डायरेक्टली और किसके वो इनवर्सली। अब इसी चीज को समझाने के लिए उसने कुछ एग्जांपल भी दी हैं कि ये जो फोर्स कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, तो वो कैसे उसके वो चेंज करता है या कैसे उसके डायरेक्टली इनवर्सली है। उसमें पहला पॉइंट है ये वाला, कि जितना बाण मजबूत होगा उतना उसकी के की वैल्यू बड़ी होगी, उसका वेव नंबर भी ज्यादा होगा। जितना बाण कमजोर होगा, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स हैव लार्ज फोर्स कांस्टेंट और वाइब्रेट एट हायर फ्रीक्वेंसी देन वीकर बॉन्ड। अब उसकी एग्जांपल उसने दी, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है, 2150 पे आ रहा है। डबल बॉन्ड उसकी निस्बत से जरा कमजोर होता है, 1650 पे आ रहा है। सिंगल बॉन्ड उससे भी कमजोर होता है, वो 1200 पे आ रहा होता है। ठीक है, तो बॉन्ड जितना मजबूत होगा उतनी उसकी वैल्यू भी बड़ी होती जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह अब ये एग्जांपल उसने दी, मासेस को देखें कि कार्बन तो सब में कॉमन है, लेकिन उसके साथ जुड़ी एटम की मास हम बढ़ाते जा रहे हैं। हाइड्रोजन सबसे छोटी मास, एक मास के साथ 3000 है। कार्बन 1200 पे चला गया। ऑक्सीजन 16 1100 पे कम हो गया। क्लोरीन 35.5 750 पे हो गया। बोरोमीन 80 600 पे होगा। आयोडीन 127 500 पे हो गया। यानी जैसे जैसे वो मास बड़ी होती जा रही है, उसकी वाइब्रेशन करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जा रही है। रीजन मैंने आपको अभी डिस्कस कर ली कि मास बड़े होने का मतलब साइज बड़ा है, एटम का साइज बड़ा है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई है और बॉन्ड एनर्जी कम हो गई है। बॉन्ड कमजोर हो गया असल में, इस वजह से उसको वाइब्रेट करने के लिए एनर्जी थोड़ी रिक्वायर है। इसी चीज को उसने मैथमेटिकली भी ये प्रूव किया होगा ना, ये कैलकुलेट किया यहाँ पे, ये जो टेबल में कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेचिंग फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स है ना, इसमें उसने कैलकुलेट किया है। यहाँ उसने किया है सी एच को, सी डबल बॉन्ड सी को कैलकुलेट किया है, फिर सी एच को कैलकुलेट किया है तो 3000 है। फिर सी डी को कैलकुलेट, एच और डी को कंपेयर किया कि डी की मास एच से ज्यादा है, मास ज्यादा हुई तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो देखें वो 3000 पे था और ये 2206 उससे कम हो गए। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही बता रहे, कैलकुलेटेड तो ऊपर निकली, ये एक्सपेरिमेंटल है। ये कैलकुलेटेड, ये एक्सपेरिमेंटल। ठीक हो गया। तो यानी मास ज्यादा होती जाए तो आपका जो वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी। ये एमसीक्यू के तौर पे पॉइंट हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। दो हो गए। तीसरा पॉइंट, स्केचिंग के लिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, हमने पीछे बात की थी 3000 के राउंड अबाउट थी, और बैंडिंग के लिए वो 1340 के राउंड अबाउट आ रही थी। अब स्ट्रेचिंग के लिए ज्यादा और बैंडिंग के लिए कम क्यों है? एक तो हम वहां बात कर रहे हैं कि स्ट्रेचिंग में हमने बॉन्ड लेंथ को कम ज्यादा करना है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर है, इसलिए ज्यादा वैल्यू पे आएगा। और बैंडिंग में चूंकि सिर्फ बॉन्ड एंगल ही चेंज होते हैं, बॉन्ड लेंथ को इतना इफेक्ट नहीं होता है, इसमें इसलिए थोड़ी कम एनर्जी चाहिए। ठीक हो गया। और फोर्स कांस्टेंट की जुबान में बात करें तो हम कहते हैं जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसके लिए बेंडिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो बड़ी है, और जो बेंडिंग है उनके लिए जो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो छोटी है। इस वजह से वो छोटी वाइब्रेशन पे और वो ज्यादा पे आ गया। ठीक हो गई। नेक्स्ट इफेक्ट है हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट। ये भी आपके फोर्स कांस्टेंट के को इफेक्ट करता है। के से इफेक्ट करने का मुराद
बॉन्ड की मजबूती को अफेक्ट करता है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ को वो अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो के की वैल्यू भी बदल गई और उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी बदल गई। उसने एग्जांपल दी है कि देखें जी कि जो एसपी हाइब्रिडाइजेशन वाली कार्बन से जुड़ा हुआ प्रोटॉन है वो 3300 पे आ रहा है, sp2 से जो जुड़ा हुआ प्रोटॉन है वो 3100 पे आ रहा है, और sp3 से जो जुड़ा हुआ प्रोटॉन है वो 2900 पे आ रहा है। ठीक हो गए। तो कह रहा है अब इसमें देखें हाइब्रिडाइजेशन के बदलने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ बदलती जा रही। अच्छा, इसमें अब आप कहेंगे सर जाहिर बात वैल्यूज को मैं देख के ये अंदाजा क्या लगा सकता हूँ और कह सकता हूँ कि ये जो बॉन्ड है ये ज्यादा मजबूत होगा, इस वजह से ज्यादा वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इस पे आ रही है और अगले जो है वो कम होंगे। ठीक हो गए। ये उसने ऑर्डर भी दिया है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है एसपी का, फिर उससे कम sp2 और उससे कम sp3। ये बात होगी जो सामने नजर आ रही। अगर हमसे कोई सवाल पूछ ले भाई इसकी वजह क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन के चेंज होने से यहाँ पे sp2 3 और sp में वो हाइब्रिडाइजेशन के चेंज होने से वो बॉन्ड की मजबूती क्यों बदल गई है, फोर्स कांस्टेंट के क्यों चेंज हो गया, क्यों उनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, उसके आंसर में हम एक जवाब जो मेन इसका आंसर है कि जनाब एस करेक्टर जो है ना वो एसपी में ज्यादा है, 50% है ना। sp2 में एस करेक्टर, एस का हिस्सा एस ऑर्बिटल का वो आपको पता है तीसरा हिस्सा 33% है, sp3 में चौथा हिस्सा 25% है, एस करेक्टर यहाँ ज्यादा है। ठीक है, एस करेक्टर ज्यादा होने का क्या मतलब, आप कहेंगे सर जो एस ऑर्बिटल होता है ना वो न्यूक्लियस से करीब होता है, स्पेस में उसकी ओरिएंटेशन ऐसी होती है कि वो न्यूक्लियस के करीब होता है, पी जरा ज्यादा फैला हुआ होता है। अच्छा, अब एस जब न्यूक्लियस के करीब है, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब है, तो जब उसका करेक्टर ज्यादा होगा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो लूप बनेगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन का जो लूप होगा वो इतना ज्यादा लंबा लूप नहीं होगा, लूप ज्यादा बड़ी लंबाई वाला नहीं होगा क्योंकि एस करेक्टर ज्यादा है ना और वो न्यूक्लियस के करीब रहना चाह रहा है। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन का लूप छोटा होता है, sp2 का लूप उससे थोड़ा बड़ा होगा, sp3 का लूप उससे भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो लूप छोटा होने का मतलब फिर जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है वो इस कार्बन के न्यूक्लियस के पास है, इसलिए हम कहते हैं ना कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ज्यादा हो जाती है sp2 की निस्बत या sp3 की निस्बत। ठीक हो गया। क्या वो शेड पेयर अब न्यूक्लियस के करीब आ गया तो उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज भी आ जाता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है। ठीक हो गया। तो एस करेक्टर की वजह से ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है, तो इस वजह से ये आपका ज्यादा वैल्यू पे शो हो रहा होता है। और लास्ट इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस जो आपकी है वो भी फोर्स कांस्टेंट को चेंज कर देती, वो क्यों कर देती है, क्योंकि उसने बॉन्ड लेंथ को बदल डालना है, बॉन्ड की नेचर को बदल डालना है, सिंगल को डबल बना देती है रेजोनेंस, या डबल को जैसे ये नीचे शो किया ना कीटोन है और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस में देखें तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, वो कार्बन सिंगल हो गया, O माइनस हो गया और कार्बन पे प्लस आ गया। अब वही बॉन्ड जो यहाँ पे डबल था अब यहाँ सिंगल हो चुका है, यहाँ पे कार्बोनाइल डबल था यहाँ वो कार्बन कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड सिंगल हो चुका है। ठीक हो गया। तो अब अगर ये रेजोनेंस ना हो तो ये तो फिर प्योर डबल बॉन्ड हो ना, प्योर डबल बॉन्ड तो फिर ज्यादा मजबूत होगा और ज्यादा बड़ी वैल्यू पे शो करेगा। लेकिन जब रेजोनेंस होगी तो उसमें सिंगल बॉन्ड भी बनना है डबल भी बनना है, तो इसका मतलब इसकी मजबूती अब ना तो प्योर डबल रही है ना ही प्योर सिंगल रही है, बल्कि इन दोनों के दरमियान में आ गई। और दरमियान में होने की वजह से वो बॉन्ड ना इतना ज्यादा मजबूत ना इतना ज्यादा कमजोर, ये ना डबल बॉन्ड रह गया ना सिंगल रह गया, दोनों के दरमियान में इसकी वैल्यू और इसकी जो आपकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी आएगी वो भी दरमियान में ही आएगी। यानी जहां पे इस कार्बोनाइल ने आना था बड़ी वैल्यू पे आना था और सिंगल बॉन्ड ने छोटी वैल्यू पे आना था, लेकिन अब जो इन इसकी पीक आएगी वो इन दोनों की वैल्यूज के दरमियान में कहीं आएगी, उससे एक से छोटी होगी और एक से बड़ी होगी। ओके हो गया याद है। तो रेजोनेंस इफेक्ट में हम कहते हैं कि सर रेजोनेंस में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है तो सिंगल बॉन्ड डबल डबल सिंगल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बदल जाती है, फोर्स कांस्टेंट भी बदल जाता है, इस वजह से उनकी एब्जॉर्प्शन की फ्रीक्वेंसीज भी चेंज हो जाती हैं। जैसे ये इसने एग्जांपल दी है कि इस कार्बोनाइल जो कीटोन है इसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 1715 पे आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से वो जो है वो 1675 से 1680 यहाँ पे आ रही है, यानी को तकरीबन 40-45
नीचे चली गई है, ठीक हो गया, तो पीछे हो गया, छोटी वैल्यू पे चली गई। वजह कि डबल बॉन्ड अब प्योर डबल बॉन्ड नहीं रहा, सिंगल होने की वजह से उसकी वैल्यू नीचे चली जाती है, ठीक हो गई। तो ये इसके आपके एमसीक्यूज के तौर पे भी हैं, ये डिफरेंट फैक्टर्स अलग अलग, और इनके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, आपसे इफेक्टिव और एग्जाम्पल के तौर पे पूछ लेते हैं। एग्जाम्पल में अब ये तो तीनों आप लिख सकते हैं, इसमें भी दोनों लिखी जा सकती है, इसमें आप सारे ना लिखें, इसमें आप सिर्फ एक बड़े को रख लें, एक छोटे को रख लें, एक आध दरमियान में से रख, दो दो तो काफी है, ठीक है, एक और शायद दरमियान से को करना चाहिए, जैसे ऑप्शन का रख लें, तो एक दो और तीन एग्जाम्पल काफी है इस पॉइंट को बताने के लिए। उनकी वैल्यूज भी आपने जब याद रखेंगे तो उसको बताएंगे। इसी तरह ये डबल बॉन्ड सिंगल डब, इसमें तो तीनों ही आपको बतानी पड़ेगी अगर ये वाला एमसीक्यू या शॉर्ट आप करते हैं, ठीक हो गए।